अस्सलामु अलैकुम माई सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। कुछ बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। कुछ गरम मसाले वाली, चाट मसाले वाली ख़बरें। और लाहौर में इतनी ज़्यादा गर्मी है, यकीन करें कि जब से मैं वापस आई हूँ मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही। मुझे इतना मुश्किल लग रहा है ना, यहाँ पर इतनी गर्मी लग रही है। और बहरहाल एक और बात आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ उसके स्टार्ट में जब मैं आपको सलाम करती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपने राइट हैंड से सलाम नहीं करती, लेफ़्ट हैंड से करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा इस वक्त आपको लेफ़्ट हैंड नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मेरा राइट हैंड है। और जो हम फ्रंट कैमरा से जब वीडियो बनाते हैं तो वो राइट को लेफ़्ट दिखाता है। चलिए जनाब, आप गर्मा गर्म ख़बरों का आगाज़ जो है वो करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि परवेज़ इलाही यानी कि पापा बहुत ज़्यादा पेन में हैं और बेटा जो है वो स्पेन में है। और आज आपने देखा कि किस तरह से उनको पुलिस बकरा बना कर ले गई और किस तरह से अदालत की तरफ से हुक्मनामा जारी होने के बावजूद पुलिस ने उसका ख्याल नहीं रखा। बेटे को अपने बाप की गिरफ्तारी का कोई एहसास नहीं है। और ईमान मजारी के लिए और 9 मई के सानिया में जितने भी लोग अंदर गए हैं उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई हैं। और दूसरी तरफ आज मैंने आपके साथ शेयर करना है कि किस तरह से जो जनरल आसिम मुनीर हैं, हमारे आर्मी चीफ़ हैं, उनकी और DGISI की मुलाकात हुई है सदर आरिफ अलवी के साथ। और उनको 2 टोक पैगाम दे दिया गया है, बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि डिशुम डिशुम भी हुआ है। और ये डिशुम डिशुम क्यों हुआ है, इसको देख के मुझे एक वो वाक़या याद आ गया कि कोई किसी मुल्क का एक वज़ीर आज़म होता था, वो कुर्सी से नहीं उतर रहा था। प्राइम मिनिस्टर हाउस में आखिरी दिन वो शायद कोई डायरी लेकर निकला था और फिर वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर उतरा था। उस हेलीकॉप्टर से किसी ने उसको मुक्के मारे थे और वो मुक्के मारने जो उसको पढ़ने के बाद जो है उसको ख्याल आया था कि मेरी एक डायरी भी है, और वो डायरी लेकर निकला था। और वो वही डायरी है जो कि पिछले दिनों उसके कुछ सफ़े भी लीक हो गए थे और उन सफ़ों के अंदर जो है बड़ी बददुआएँ भी लिखी हुई थी। तो जनाब, इस तरह की बहुत सारी अंदर की ख़बरें हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहली ख़बर से। सबसे पहले जो आज मैंने आपको कुछ मिक्स खबरें देनी है वो ज़रा सुनिए कि सानिया 9 मई के हवाले से आज, यानी कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो कल हो चुका होगा, एजाज़ चौधरी की जो जुडिशल रिमांड में 11 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। और उसके अलावा आपको बताऊं कि जो कराची में अलीम आदिल शेख हैं, उनका 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया है। यानी आपको यहाँ पे समझ आएगा, अभी मैं अस्तौर में थी तो वहाँ पर सब लोग ये बात कर रहे थे कि जनाब जो न्याज़ी साहब हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है और न्याज़ी साहब बाहर आने वाले हैं। तो आपने देखा वो बाहर आ गए। अब जो जो अंदर जा रहा है और जिस जिसको रिलीफ मिल रहा है, जिसको रिलीफ मिलने के बाद कहा जा रहा है कि इसको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको भी जलील करके गिरफ्तार किया जा रहा है। अब आप ये अंदाज़ा करें कि अलीम आदिल शेख जो है उनका भी 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है मंजूर कर लिया गया है। एजाज़ चौधरी का भी जुडिशल रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा जो है कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनको पेश भी किया जाएगा। यानी कल से मुराद यानी आज ही जब आप ये वीडियो देखेंगे, मैं एक दिन पहले ये वीडियो बना रही हूँ। इसके अलावा जो है दहशतगर्दों की माली मुआवनत के केस में ईमान मज़ारी को जो अंदर डाला हुआ है, यानी कि शीरी मज़ारी की जो बेटी हैं, उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर जो है वो पेश कर दिया गया। और जब उनको पेश किया गया तो वहाँ पर जज थे अबुल हसनात। उन्होंने ईमान मज़ारी का 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया। अब अंदाज़ा कर ली, खातून, और उसके बावजूद क्या इदारों का माइंड होगा। 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो फाइनली मंजूर किया गया है कि जनाब नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई खातून है चाहे कोई मर्द है। और मैं ये समझती हूँ कि कानून में सब बराबर हैं। यही वो ईमान मज़ारी हैं जो 8 मार्च को बाहर निकलती हैं, जो कहती हैं कि ख़वातीन यानी कि मर्द और ज़न जो हैं वो सब बराबर हैं। तो अगर सब बराबर हैं तो फिर अगर कोई गुनाह करेगा या कोई मिस्टेक करेगा या कोई कानून तोड़ेगा तो छितर भी बराबर खाएगा। अच्छा जी, अभी जो जज अबुल हसनात हैं, इन्होंने ईमान मज़ारी का 14 दिन का जुडिशल रिमांड जो है उसको मंजूर किया। और इसके अलावा जो जज अबुल हसनात हैं उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत वाली दरख्वास्तों के केस की समाअत भी की और उस केस को वो सुन भी रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी के जो वकील हैं उन्होंने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी को का जो जिस्मानी रिमांड है वो ना मिले और किसी तरीके से उनको रिलीफ मिले और शाह महमूद कुरैशी को तलब करके ज़मानत भी दे दी जाए। लेकिन जज अबुल हसनात ने कहा कि मुल्ज़िम के बग़ैर पेश हुए हम कैसे अबूरी ज़मानत कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी ज़मानत दे सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा, जो वकील है उसने कहा कि वो तो अडयाला जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी को पेश नहीं किया था और कहा था कि वो तो अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए हैं। तो जज ने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है कि वो कहाँ बैठे हुए हैं,
और कहाँ नहीं बैठे हुए हैं। उनको आपने अदालत में लाना था, अदालत में लाने के बाद ही मैं सोचता कि मुझे उसको रिलीफ देना है या नहीं देना। और फिर उसके बाद जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी, ज़मानत और हाज़िरी से इस्तिस्ना वाली तमाम जो दरख्वास्तें हैं, उनको जज साहब ने ख़ारिज कर दिया और हुक्म में लिखा कि वाज़ेह कानून जो है वो मौजूद है कि किसी भी इस्तिस्ना या कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत के लिए मुल्ज़िम का पेश होना लाजिम है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो मुल्ज़िम है वो बैठा हुआ है जनाब अडयाला के अंदर और आप यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि उसको ज़मानत दे दें, वो हम नहीं देंगे। फिर उसके बाद यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि पेश करें और एक तरफ आप न्याज़ी साहब को देखिए कितना रिलीफ मिलता है। कई अदालतों के अंदर आज तक जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर वो कितनों में पेश हुए हैं, आप अंदाज़ा करें। और किस तरह से उनको सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिलीफ दे रही है, वो भी आपके सामने है। ऐसे ही एक केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान की कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी ज़मानत वाली दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो चुकी है इससे पहले। और ऐसे केस में इस्तिस्ना के लिए मुल्ज़िम का पेश होना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी होता है। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इस वक्त जुडिशल रिमांड पे पहले ही अडयाला जेल के अंदर हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो दिन गुजरा है ये पीटीआई के लिए एक भयानक ख्वाब की तरह था। पीटीआई के जितने भी लोग थे, ईमान मज़ारी से लेकर शाह महमूद कुरैशी तक, और ये जो 2 हज़रात के मैंने नाम लिए इन तक, और वो तमाम लोग जिन्होंने 9 मई को जो हरकत की हुई हैं, किसी को रिलीफ नहीं मिला। तो जनाब उसके बाद अगर हम बात करें पीटीआई की, तो हम परवेज़ इलाही का नाम कैसे भूल सकते हैं। अब परवेज़ इलाही का जब भी नाम आता है, यकीन करें मुझे तरस आना शुरू होता है कि पापा पेन में है, बेटा स्पेन में है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब परवेज़ इलाही को अदालत ने जनाब जी रिहाई दी। अब सिर्फ रिहाई नहीं दी परवेज़ इलाही को, बल्कि उन्होंने कहा कि इनको नेक्स्ट गिरफ़्तार भी नहीं करना। लेकिन पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने जिस गाड़ी के अंदर परवेज़ इलाही जा रहे थे वो अपने घर की तरफ रवाना हुए, और बताया जा रहा है कि अपनी जो गली है, जिस गली में यानी कि वो रहते हैं, जहाँ पर जिस स्ट्रीट में उनका घर है, उससे पीछे ही जब गाड़ी अभी पहुँची है तो उस गाड़ी के अंदर इस्तकबाल के लिए लतीफ़ खोसा भी मौजूद थे। अब खोसा साहब जो हैं वो रास्ते में मेरे जो कुछ सोर्सेज़ हैं उन्होंने बताया कि खोसा साहब रास्ते में परवेज़ इलाही के आगे बड़ी लंबी लंबी डिंगे मार रहे थे और कह रहे थे कि तुहानू तो पता ही चोई साहब, तुसी जदों अंदर सी ना, मैं तुहाडे वास्ते कितनी कोशिश की है। मैं तो जज्जा दे आगे नच नच के विखाया, मैं कित्थे कित्थे कथक डांस नहीं किया, मैं किस तरह लिफ्ट विच फस गया, मैनू किस तरह मारन लगे सन, हाय मैं सीढ़ियां तो तिलकन लगा सा, यानी फिसलन लगा सा, हाय मैं किस तरह तुहानू बचाया चोई साहब तुहानू पता ही नहीं है। चोई साहब ने कहा, ओ तू सीधी गल कर, तेनू चाहिदा की? उन्हें कहा, चोई साहब एक पेटी नहीं 2-3 पेटियां लगन गियां, यानी कि रोकड़ा। तो अभी चोई साहब ये बात कर रहे थे, ठीक है। तो चोई साहब ने आख्या कि पहला मैनू घर ते पुजन दे, मैनू घर ते पहुंचन दे, तू किस तरह रस्ते दे विच मेरे को पैसे मांग रहे हैं। तो उतनी देर में पुलिस वाले अंकल्स जो है ना, वो फिल्म में मुझे अमिताभ बच्चन की याद आ गई कि वो डंडा लेके खड़े थे और चोई साहब ने क्या, ए ज़रा वेखी खोसिया, और सामने पुलिस ही खलोती है या मेरी अक्का थोड़ी ख़राब हो गई है। खोसे ने आख्या, ठहरो मैनू अपनी ना दूर दी अनक ला के वेखन दो। दूर दी अनक ला के वेखी तो खोसा डर गया। खोसे ने क्या, चोई साहब पेटियां तुसी अपने कोल रखो, दरवाज़ा खुलाओ, मैं ज़रा बाहर नसना है, मैनू ना ज़रा पेट ख़राब है, मैं ज़रा बाहर कुछ करके आया। उधर पुलिस खड़ी थी और पुलिस का प्लान था कि खोसा को भी ज़रा खोसा खोसा करना है। खोसा साहब जो हैं उनकी फुटेज मौजूद है सोशल मीडिया पे, खोसा साहब वहाँ से भाग गए। आप वो वीडियो जाके देखें, लिटरली वो वहाँ से खोसा साहब भाग गए और जो पीछे चोई साहब हैं वो ना सीट के उत्ते लम्बे पै गए। उन्होंने कहा जी कि मैनू तुसी अज नहीं छेड़ना, मेरे को जो है ना कोर्ट के ऑर्डर्स ने। पुलिस ने कहा बाहर आ जाओ, जो तुसी बाहर नहीं आते असीं तुहानू खिंच के बाहर कढ़ांगे। चोई साहब ने आख्या तुसी जे खिंच सकते हो तुसी खिंच लो। पुलिस ने सचमुच बाय गॉड, अगर आपने उनकी वो फुटेज देखी है, चोई साहब ने खिंच के बाहर कढ़िया। एंड ते चोई साहब ने की किया कि दोवें जड़ियाँ बारियां सन ना गड्डी दियाँ, यानी दोनों जो गाड़ी की साइड्स थी उनको, उनके जो हैंडल्स होते हैं ऊपर, उनको पकड़ लिया। मैं नहीं बाहर आना। लेकिन पुलिस जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को बकरा बना के ले गई और बड़ा ही जो है ना, यकीन करें कि मुझे तरस आया। अच्छा, दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा कुशीदा हुए हैं। उसकी वजह यह है कि निगरान जो हुकूमत आई है उसके ऊपर वो सियासत करने की कोशिश कर रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उसके अकॉर्डिंगली कोई भी गलत चीज़ें हों। तो इसलिए आपको पता होगा कि वो सिंध के पता नहीं कोई वज़ीर थे, मैं उन दिनों में स्टोर में थी, एग्जैक्टली मेरे पास वो तफसीलात नहीं, लेकिन पता चला था
कि उनके घर से काफ़ी पैसे निकले और वो सारा करप्शन का माल था। तो उसके चक्कर में भी इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी गुस्से में है कि मुल्क के हालात क्या जा रहे हैं और आपके वज़ीर मशीन लोगों को लूट के खा रहे हैं। तो उस चक्कर में जनाब जी इनके बहुत सारे पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं वो भाग भाग के बाहर के मुल्कों में सेटल हो रहे हैं। उनमें से जो हैं वो इधर उधर मतलब शैटर्ड हो गए हैं, कोई कहीं छुप गया है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बाकी पीपल्स पार्टी के एक गवर्नर हैं जी, गवर्नर सिंध है कामरान टेसोरी, वो लंदन चले गए। अब बताया जा रहा है कि गए तो वो इसीलिए थे, कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कुछ खुफिया पैगामात लेकर गए हैं, कुछ कह रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी के हालात भी ठीक नहीं है। बहरहाल जिस भी मकसद के लिए गए हैं, तो गवर्नर सिंध जो कामरान टेसोरी हैं ये पहुँचे लंदन। तो इन्होंने फ़ोन किया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। इन्होंने कहा कि सर जी आपसे मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा चलें जी ठीक है, आएँ आप मुझसे मुलाकात कर लें। मुलाकात के दौरान जो है मेरा ख़्याल है वहाँ पे शहबाज शरीफ भी थे, शायद नवाज शरीफ भी थे और मेरा ख़्याल है इसहाक़ डार भी थे। अब वहाँ मुलाकात जब हुई तो उस पर बताया तो यही जाता ना बाद में कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मईशत के हवाले से मुलाकात की, लेकिन होती अंदर दियाँ बहुत सारियाँ शिकायत आती अंदर दियाँ बहुत सारियाँ गल्लां। अच्छा जी, कामरान टेसोरी जो है उन्होंने नवाज शरीफ से जब मुलाकात कर ली तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कामरान टेसोरी से रब्ता करना शुरू कर दिया और कहा कि आप ज़रा बताएं कि मियाँ साहब किस मूड में नज़र आ रहे हैं, मियाँ साहब जो हैं वो क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मियाँ साहब जो हैं वो एहतसाब चाहते हैं। तो इस पर आप सुनहरा माहम को शाबाश दीजिए, क्योंकि मैंने ये ख़बर आज से आपके साथ कितने दिन पहले शेयर किया जब मैं अस्तोर में मौजूद थी। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे थे तो मैंने आपको वहीं पर बता दिया था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के अपने पाकिस्तान आने के टूर को या पाकिस्तान आने को डिले करने का मकसद ये था कि वो कह रहे थे कि जो शहबाज शरीफ हैं वो उनके पास पैगाम लेकर गए थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास कि आप जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन जब चलाएंगे तो इन लोगों के ख़िलाफ़ अब नाम लेना छोड़ दें, जिसमें जनरल फैज़ भी आते हैं, बाजवा भी आते हैं, साकिब नसूर भी आते हैं, बाकी भी आते हैं जस्टिस वगैरह, तो उनके नाम आप ना लें। लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि अगर मुल्क को आगे लेकर चलना है तो जिन लोगों ने पाकिस्तान को आज इस नहज पे पहुंचाया है उसके जो ज़िम्मेदारान हैं, अगर मैं उनके नाम नहीं लूँगा, अगर उनको सज़ाएं नहीं होंगी तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, फिर मुझे इस तरह का वज़ीर आज़म नहीं बनना। और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त चाहती है कि नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म बने। अच्छा, तो अब इस हवाले से टेसोरी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ जो हैं वो इस चीज़ के हक़ में हैं कि हर सूरत कुछ भी करके एहतसाब होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो चाहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान इसलिए भी नहीं आए कि वो परेशान इस बात पे हैं कि जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त बिजली के बिल्स का हाल है और जो बिजली की कंडीशन जा रही है उसके अकॉर्डिंगली वो बड़े परेशान हैं कि जो बढ़ती हुई महंगाई है और ख़ास तौर पे जो इस वक्त मईशत का हाल है उसकी वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनके मैंने आपको दो स्टेटमेंट सुनवाने हैं। एक स्टेटमेंट है उनका अभी का और एक स्टेटमेंट है उनका 2018 का। 2018 में जब नियाज़ी साहब को लॉन्च किया जा रहा था तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये यहूदी ताकतों की तरफ से लॉन्च हो रहे हैं और हमारी मईशत को तबाह करना चाहते हैं और मुल्क को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ तक कि स्टेट बैंक तक को उन्होंने बेचा नियाज़ी साहब ने। पहले मैं आपको उनकी एक स्टेटमेंट सुनवाती हूँ, फिर मैं आपको उनकी दूसरी स्टेटमेंट ज़रा सुनवाती हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। स्टेट बैंक के लिए बिल तैयार है असेंबली में लाने के लिए कि हम स्टेट बैंक को बराह रास्त IMF से वाबस्ता करेंगे। बराह रास्त IMF से वाबस्ता करने के बाद आप 1 रुपए कर्ज भी मांगेंगे तो वो IMF से पूछ कर कर्ज देगा। और इस वक्त भी IMF की जो दूसरे नंबर की बड़ी अफसर है खातून, उसका ताल्लुक इंडिया के साथ है। इंडिया अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर जब हमारे बैंकों की निगरानी शुरू करेगा, आपके पाकिस्तान में क्या हासिल कर देगा। लेकिन ये तो है जो बिल है आ रहा है, अमलन क्या हो रहा है? अमलन जुलाई 2019 से अब तक स्टेट बैंक ने हुकूमत,
को कोई कर्ज नहीं दिया है अब तक। हमने कमर्शियल बैंकों से लिए हैं। अब कमर्शियल बैंकों का आप खुद अंदाजा लगाएं कि उसके कीमतों पे क्या असरात पड़ेंगे, मईशत पे क्या असरात पड़ेंगे। ये फैसला कौन करेगा कि किसमें किसका फायदा हुआ है, किसका नुकसान हुआ है। स्टेट बैंक के लिए बिल तैयार है। अच्छा, आपने सुन लिया कि वो क्या कह रहे हैं कि स्टेट बैंक को किस तरह से बेचा गया और जो ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं उनका ताल्लुक इंडिया से था। ये सब नियाज़ी साहब की एक चाल थी, एक लालच था। और दूसरी तरफ मैं आपको सन 2018 का मौलाना फजलुर रहमान का बयान सुनवाना चाहती हूँ, बिल्कुल शॉर्ट सा, ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाएं, जिसमें वो बता रहे हैं कि अगर नियाज़ी प्रोजेक्ट आ गया तो क्या होगा। कि मेरे पास मुख्तलिफ हलकों से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को हुकूमत दिलाएंगे। सब कौन थे, नाम क्यों नहीं लेते? मियां साहब भी इशारों कलाओं में गुफ्तगू करते हैं। आप भी अगर आप जैसे सीनियर लीडर्स नाम नहीं लेंगे तो फिर तो ये इस मुल्क के साथ नाइंसाफी नहीं है। इस मुल्क के अवाम का हक नहीं है कि उनको पता हो कि क्या हो रहा है। मुझसे जिस आदमी ने बंद कमरे में बात की हो और मुझे ये कहा हो कि फजलुर रहमान तुम दो बातें कर रहे हो, 3 साल से हम आपकी तमाम गुफ्तगू नोट कर रहे हैं कि ये लोग मगरबी तहजीब के एजेंडे, तहजीब के नुमाइंदे हैं और एक नए एजेंडे के साथ हैं, ये बैनुल-अक़वामी यहूदी लॉबी के एजेंट हैं, तुम ये बातें करते हो, हम तस्दीक करते हैं। उनकी तरफ से आए हुए लोग हम तस्दीक करते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। अब इस किस्म की बात अगर कोई मेरे साथ कमरे में बात कर देता है तो मैं उस मौक़िफ़ को तो नहीं छुपा सकता, लेकिन मैं उसको अमानत इस हद तक समझता हूँ कि जिसने मुझसे ये कहा है मैं उसका इज़हार न करूँ। सही तो एक खौफनाक बात है ये जो आप नहीं है। मैं 10 साल से कह रहा हूँ, आप आज खौफनाक होना कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर उनकी हुकूमत वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो पाकिस्तान में मेरा हक होगा। ऐसे लोगों के इक़्तिदार में होते हुए मुल्क इस्लामी मुमलिकत नहीं कहलाएगा। तो ये तो आपने सुन लिया, क्योंकि क्लिप थोड़ा सा लंबा है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा है, उन्होंने भी यही कहा है कि मुल्क अगर नवाज़ शरीफ को हटा के इनको नियाज़ी साहब को लाता है तो फिर हर चीज़ तबाह होगी। और जिस एजेंडे पर वो आ रहे हैं वो देखें, और किस तरह से वो मीडिया पर्सन को भी कह रहे हैं कि आप लोग उसको ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं, जो जहमत है उसको रहमत बना के पेश कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है इस वक्त जो मुल्क के अंदर जहमत आई हुई है उसको हम सब लोग जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अब मैं आपको एक लास्ट क्लिप सुनवाना चाहती हूँ नियाज़ी साहब का। वो कहते हैं, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। नियाज़ी साहब जो बड़के मारा करते थे, आपको याद होगा सन 2022 में जब सैलाब आए थे, तूफ़ानी बारिशें आई थी, सैलाबी सूरत हाल थी, उस वक्त नियाज़ी साहब जो हैं वो आपको याद होगा लोग बेघर थे, जानवर पानी में बह चुके थे, लाखों एकड़ अराज़ी पाकिस्तान की बह चुकी थी। और उस वक्त जब अवाम भूख से मर रहे थे तो नियाज़ी साहब अपनी बड़के मारने में जो है वो मसरूफ़ थे। बड़ी अखबारों के अंदर कैंपेन चल रही है, फ्रेंडली मीडिया, लिफाफे वाले सहाफी, आप जानते हैं ना लिफाफा वाला सहाफी कौन होते हैं? और एक मीडिया हाउस जो हमेशा चोरों की हिफाजत करता है पैसे लेके, जियो की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं वो कौन है? तो ये कैंपेन क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं जी इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए, जलसे नहीं करने चाहिए। कान खोल के सुन लो लिफाफो, ज़मीर फरोश, सहाफियों सुन लो, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। आज से ना आप अपने आप को इस मीडिया से अलग कर लें। और मैं जी, तो आप लोगों ने सुन लिया। अब मैं एक और छोटा सा आपको चंद सेकंड्स का क्लिप सुनवाना चाहती हूँ कि आमिर लियाकत हुसैन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जब वो इस दुनिया से गए थे तो ये किस तरह के गंदे किस्म के नारे जो हैं वो लगवाया करते थे, और इतने बेहुदा किस्म के वो नारे होते थे कि वो वीडियो अगर मुझे यहाँ पे मिलता है तो मैं उसको भी प्ले करती हूँ। हाँ, ये बोलते थे, नीम का पत्ता कड़वा है, आमिर लियाकत डैश है। ये ज़रा सुनिएगा।
अब आप अंदाज़ा करें कि ये इनकी जहन साजी की गई है, इस तरह की इनकी ट्रेनिंग की गई है, इस तरह से इनको सिखाया गया है। और अब जाते जाते आखिरी ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर है और वो सबसे आखिर में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जनाब जी। और वो ख़बर ये है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उनको जुम्मे वाले दिन इंतखाबात के लिए नवंबर की तारीख का ऐलान करना था। अच्छा, अब उनको ऐलान क्यों करना था? आपको पता होगा थोड़े दिन पहले सदर अलवी ने एक साजिश करके ट्वीट भी किया था और इदारों के ऊपर गलत इल्ज़ाम भी धरा था। उस वक्त उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने उससे इजहार लाताल्लुकी भी किया था और सदर आरिफ अलवी को गलत भी करार दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद जनरल आसिम मुनीर या हमारे जो इदारे हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो उनको नहीं मिली थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि सेकेंड चाल चली थी सदर आरिफ अलवी ने, उन्होंने कहा था कि मेरी सैलरी को डबल किया जाए और उन्होंने पैसों के बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया था। उसके बावजूद इदारों ने उनसे कोई रब्ता नहीं किया था। तीसरे नंबर पे जो उन्होंने गलीज़ हरकत की अब की बारी, उन्होंने वो ये करना था कि ठीक है जी इलेक्शंस तो होने हैं, लेकिन सदर के पास ये इख्तियार होता है कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन का इंतज़ार नहीं ऐलान नहीं कर रही, तो सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से ऐलान कर सकती है। अब इन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी से इस वक्त जो है ना लोहा गर्म है, न्याजी साहब जेल में हैं, जल्दी जल्दी लोगों को हम करके कायल कह सकते हैं कि न्याजी साहब को जो है वो आप वोट डालें, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नवंबर की तारीख का ऐलान कर देता हूं। और अगर बाद में इस्टेब्लिशमेंट या किसी ने मुझ पर पाबंदी लगाई तो मैं दोबारा से मेरी ट्वीट वाली बात सच्ची साबित हो जाएगी कि देखो जी मैंने तो ऐलान किया था लेकिन मुझसे ये ज़बरदस्ती करवाया गया। इदारों को पता चल गया और उसके बाद जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो और DGI जनरल नदीम अंजुम, ये दोनों मिलके गए हैं बाकायदा तौर पे 4th फ्लोर के ऊपर जाकर वहाँ पे उसका बाकायदा जो सदर अलवी हैं उनका बाकायदा सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। ये एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव ख़बर आपको दे रही हूँ और आपको ये बता दूँ कि मेरे अलावा इसे 2 लोग अब तक शेयर कर चुके हैं। एक सीनियर सहाफ़ी हैं जी कामरान यूसुफ, उन्होंने ये ख़बर शेयर की है और दूसरे नंबर पे ये ख़बर जियो के ऊपर कामरान जो वो क्या नाम है आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ उनके प्रोग्राम के अंदर जो है वो ये शेयर की जा चुकी है। और मैं भी आपके साथ ये खबर शेयर कर रही हूँ कि ये हो चुका है। 4th फ्लोर के ऊपर सदर अलवी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है और अब देखते हैं कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो तीसरी बार भी मुक्के खाने के बाद मान जाते हैं या दोबारा से टक्कर की सियासत करते हैं। अगर अब की बार टक्कर की सियासत की तो समझ लें उनको भी बकरा बना के ले जाया जाएगा। तो उन्होंने जड़ा ना दंदान साज ने ये भी नहीं बताना कि ब्रशिंग का तरीका क्या है ना, उनको जेल के अंदर किसी ने ब्रश भी प्रोवाइड करना है। तो आज की खबरें यहीं तक। अब बारी जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सदर अलवी का जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और जो बाकी खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, शीरीन मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी से लेकर शाह महमूद कुरैशी तक और बाकी जितने भी लोग पकड़े हुए हैं उनके जिस्मानी रिमांड देने तक और जिनको छोड़ा गया है उनको पकड़ के वापस अंदर डालने तक और बकरा बना के जो है ना पेन से लेकर स्पेन तक, और न्याजी साहब जो सैलाब के दिनों में बदतरीन चीज़ें करते रहे हैं वहाँ से लेकर अब तक जो जो खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं इसके बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।